हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसके दोनों ही डिजिट्स का सम 9 के इक्वल आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट को ऐड करने पर क्या आता है, 9 के इक्वल आता है। ठीक है, अब क्या रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट के प्लेस को चेंज करते हैं, यानी जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम ले जाएंगे टेंस प्लेस पर, और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम ले जाएंगे वंस प्लेस पर। तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स। तो इंटरचेंज करने के बाद अब जाहिर सी बात है कि एक नया नंबर बनेगा। मान लीजिए अगर मेरे पास एक नंबर है 27, और अगर हम डिजिट के प्लेस को चेंज करते हैं, यानी कि जो वंस प्लेस पर है अगर वो चला आएगा टेंस प्लेस पर, और जो टेंस प्लेस पर है अगर वो चला आएगा वंस प्लेस पर, तो एक नया नंबर बन गया, है ना। तो वही कह रहा है कि जो नया नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है वो दैट इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। यानी कि डिजिट के प्लेस को इंटरचेंज करने के बाद जिस नए नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है वो ओल्डर नंबर से या ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। तो फिर क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। तो आप बताइए कि वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स। हम लेट कर लेते हैं कि वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, एक्स है। देन द डिजिट एट टेंस प्लेस बी 9 माइनस एक्स। अब ये 9 माइनस एक्स कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आ गया। यहाँ पे क्या रहा है ना कि दोनों ही डिजिट का सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों ही डिजिट्स का सम क्या है, 9 की इक्वल है। दोनों को ऐड करने पर 9 आता है। तो अगर उनमें से एक x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, है ना। इन दोनों को ऐड करने पर 9 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 9 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो गया और दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। तो फर्स्ट हमारा डिजिट क्या हो गया, वंस प्लेस पे x हो गया, और सेकेंड डिजिट टेंस प्लेस पे क्या हो गया, 9 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो अब नंबर क्या होगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर यहाँ पे टेंस प्लेस पे है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, प्लस एक्स। अब एक्स है वंस प्लेस पे तो आप एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हालांकि एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करने पर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इंटू 9 दैट इज़ 90 माइनस 10 इंटू एक्स दैट इज़ 10x प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ गया यहाँ पे, 90 माइनस 9x आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब क्या कह रहा है कि हम डिजिट के प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स कॉमा न्यू नंबर, न्यू नंबर। डिजिट के प्लेस को चेंज करने के बाद, उसको इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए अब टेंस प्लेस पर आ जाएगा x, जो था वंस प्लेस पर अब वो आएगा टेंस प्लेस पर, तो 10 इंटू एक्स, और ये चला जाएगा 9 माइनस एक्स वंस प्लेस पर, तो प्लस 9 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 9x और प्लस 9। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 90 माइनस 9x, और न्यू नंबर क्या है, 9x प्लस 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। कि जो नया नंबर का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, तो वो जो नया नंबर है वो पुराने वाले नंबर से 27 बड़ा है।
इसका मतलब ये है कि अगर पुराने वाले नंबर में हम 27 ऐड कर देंगे तो वो नए नंबर के इक्वल हो जाएगा। दोबारा समझिए इसको, कि कह रहा है कि जो नया नंबर का फॉर्मेशन हुआ है वो पुराने वाले नंबर से 27 बड़ा है। तो अगर कोई उससे 27 बड़ा है, नया नंबर अगर पुराने नंबर से 27 बड़ा है, तो पुराने वाले में भी 27 ऐड कर देंगे तो दोनों हो जाएगा इक्वल इक्वल। क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और पुराने वाले नंबर में ऐड कर देंगे 27। पुराना नंबर ही है, इसको बोलेंगे ओरिजिनल नंबर में 27 को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू न्यू नंबर के इक्वल वो हो जाएगा। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दिस इम्प्लाई 90 + 27, तो ये हो जाएगा 117 - 9x इज इक्वल्स टू 9x + 9। दिस इम्प्लाई, आपको पता है वेरिएबल टर्म LHS में रहेगा, कांस्टेंट टर्म जाएगा RHS में, तो -9x को रहने देते हैं और ये 9x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9, और 117 को उस तरफ ले जाएंगे तो -117। दिस इम्प्लाई -18x है ना, -9x - 9x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -18x इज इक्वल्स टू 9 - 117 दैट इज -108। ओके, अब यहाँ पे दिस इम्प्लाई -18x इज इक्वल टू -108 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 18x इज इक्वल्स टू 108, तो x इज इक्वल्स टू 108/18 है ना, तो 18 × 6 = 108। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। और x का वैल्यू अगर आ गया तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, यानी वो जो ओरिजिनल नंबर है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या है, 90 - 9x लिखेंगे। सो द रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 90 - 9x, 90 - 9x, 9 × x का वैल्यू क्या है, 6, 90 - 9 6 = 54, और 90 में से 54 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36 है ना। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। क्या कह रहा है कि शोभो नाम का एक लड़का है इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि शोभो का जितना प्रेजेंट एज है उसकी मदर का एज उसका 6 टाइम्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि शोभो का एज अगर 7 ईयर्स है तो उसकी मदर का एज उसका 6 टाइम्स, यानी कि 7 × 6 = 42 ईयर्स है ना। तो ऐसा है इसमें एज रिलेशन। फिर कह रहे हैं कि शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 5 साल के बाद जो उसका प्रेजेंट है, जब मान लीजिए अगर उसका प्रेजेंट एज है 7 ईयर्स, तो 5 साल के बाद क्या होगा, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो 5 साल के बाद शोभो का जो एज है उसकी मदर की एज का 1/3 होगा। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा ये। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो बी x ईयर्स। मान लेते हैं कि शोभो का प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर, तो शोभो की मम्मी का कितना एज होगा, तो इसका 6 गुना है ना, 6 टाइम्स, कितना गुना, 6 गुना, तो हो जाएगा 6x ईयर्स। अब कह रहा है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ शोभो। तो शोभो का अभी एज है x ईयर्स, 5 साल के बाद उसका एज कितना होगा, x + 5 ईयर्स
x प्लस 5 ईयर्स। तो कह रहा है 5 साल के बाद शोभो का जो एज होगा ना वो उसकी मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। अब देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल के बाद शोभो का एज हो गया x प्लस 5 और ये जो एज है x प्लस 5 शोभो का एज है ये होगा 1/3 ऑफ शोभोज मदर्स प्रेजेंट ईयर। शोभो की मम्मी का जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 होगा, 6x का 1/3 होगा। दोबारा समझिए इसको, 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद शोभो का एज होगा x प्लस 5 ईयर्स। तो कह रहा है कि 5 साल के बाद हिज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें उसकी मदर का एज 5 साल के बाद वाला नहीं लेना है, हमें उसकी मदर का एज प्रेजेंट एज लेना है, 6x ही लेना है, और शोभो का एज 5 साल के बाद वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 6x x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6x 3 2 जा 6 x प्लस 5 दिस इम्प्लाई x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x दिस इम्प्लाई x माइनस 2x x minus 2x is equals to minus 5 this imply minus x is equals to minus 5 माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया therefore x is equals to 5। तो x हमने किसको लेट किया था, शोभो के एज को, यानी कि शोभो का एज कितना है 5 ईयर है। कितना एज है उसका 5 ईयर उसका एज है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, शोभो का प्रेजेंट एज और उसकी मदर का प्रेजेंट एज, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो इज इक्वल टू 5 ईयर्स, क्योंकि x का वैल्यू आ चुका है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड the present age of शोभोज मदर, है ना, शोभो की मदर का एज कितना है, मदर इज इक्वल्स टू, शोभो की मदर का एज कितना है 6x ईयर्स, 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो शोभो का एज आ गया 5 ईयर्स और उसकी मदर का एज आ गया 30 ईयर्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, और ये जो प्लॉट है ये रिजर्व्ड है किस चीज़ के लिए, एक स्कूल बनाने के लिए। इन मोहाली विलेज, मोहाली नाम का एक गाँव है, वहाँ पे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, यानी उस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ उसका रेशियो क्या है 11:4 है। एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट, यानी उस प्लॉट का फेंसिंग करने के लिए, फेंसिंग कहाँ पे होता है उसके पेरीमीटर में, कहाँ पे उसके पेरीमीटर में, तो उसके पेरीमीटर में फेंसिंग करने के लिए कितना खर्च हो गया विलेज पंचायत का 75,000 रुपीज़ खर्च हो गया। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, यानी कि हमसे उस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। दिया क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, और इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फेंसिंग, और रेट भी दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग दैट इज़ 100 रुपीज़ पर मीटर। तो अब यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, let the length of the plot be, length of the plot be 11x मीटर, है ना। लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या मान लेते हैं 11x मीटर। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी 4x मीटर, है ना। लेंथ को हम मान लेते हैं 11x मीटर, ब्रेथ को हम मान लेते हैं 4x मीटर।
तो ये तो लेंथ और ब्रेथ हो गया हमारा। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करने में टोटल कितना खर्च लग गया? 75,000 रुपीज़, है ना, इतना खर्च लग गया। और रेट ऑफ फेंसिंग क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है RS 100 पर मीटर, है ना। 1 मीटर फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़ है। और टोटल एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है जो कि हमारा 75,000 रुपीज़, है ना। तो अगर हम टोटल कॉस्ट में इस रेट से डिवाइड कर देंगे तो इस प्लॉट का पेरीमीटर आ जाएगा। दोबारा समझिए, मान लीजिए अगर सिंपल एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए एक पेन का कॉस्ट अगर 2 रुपया है ना, और मान लीजिए हमने 10 रुपये का हमने पेन ख़रीदा, ठीक है। एक पेन का कॉस्ट अगर कितना रुपया है? अगर 2 रुपया है, और टोटल हमने खर्च किया 10 रुपीज़, तो इसका मतलब हमने कितना पेन ख़रीदा? 5 पेन हमने ख़रीदा। ये कैसे पता चला? तो इस रेट से टोटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर देंगे। अब 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हमने टोटली 5 पेन ख़रीदा था। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि रेट से अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड करते हैं तो उससे हमारा यहाँ पे पेरीमीटर आ सकता है और आएगा। लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू 75,000 अपॉन रेट क्या है इसका? 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 750 मीटर। तो इस प्लॉट का पेरीमीटर कितना है? 750 मीटर, ये आ गया। अब देखिए, अब हमें पेरीमीटर पता है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे गिवन है, दैट इज 11x मीटर एंड 4x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू L प्लस बी, L 11x है और B क्या है? 4x है। 4x इज इक्वल्स टू 750 मीटर, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। तो 2 इंटू L प्लस बी, दैट इज यहाँ पे दिस इम्प्लाई 2 इंटू 15x इज इक्वल्स टू 750। 15 2 जा 30x is equals to 750. Again this imply x is equals to 750 upon 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 25 बार में, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 25। अब x आ गया हमारा 25, hence the required length of the plot, तो प्लॉट का लेंथ कितना है? 11x, यानी कि 11 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 275 मीटर। द रिक्वायर्ड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट का ब्रेथ कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4x, यानी कि 100 मीटर। तो हमें इस प्लॉट का डायमेंशन फाइंड आउट करना था, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर लिया। लेंथ आ गया 275 मीटर, ब्रेथ आ गया 100 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन एक लड़का है यहाँ पे, वो 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल्स को खरीदता है। पहला है वहाँ पे शॉर्ट मटेरियल, पहला क्या है? शॉर्ट मटेरियल, है ना, शॉर्ट मटेरियल। और शॉर्ट मटेरियल का दाम कितना है? 50 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। दूसरा है ट्राउज़र मटेरियल, इसका दाम कितना है? 90 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। हसन 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीद रहा है। पहला है शॉर्ट मटेरियल जिसका कि दाम है 50 रुपीज़ पर मीटर। दूसरा है ट्राउज़र मटेरियल जो कि है 90 रुपीज़ पर मीटर के कॉस्ट पे अवेलेबल है। अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हर 3 मीटर
जब भी वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो उसके साथ साथ 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा भी खरीदेगा। ठीक है, लिखा हुआ है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट, है ना, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। यानी कि जब भी वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो उसके साथ ही साथ वो 2 मीटर ट्राउज़र का भी कपड़ा खरीदेगा। ये यहाँ पे एक कंडीशन है। ही सेल्स द मटीरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया था रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रमशः। यानी कि उसने जब ये सारा कपड़ा खरीद लिया उसके बाद उसने शर्ट मटेरियल को 12% गेन पर बेचा और ट्राउज़र मटेरियल को 10% गेन पर उसने बेचा। हिज टोटल सेल इज़ 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल कितना उसका सेल हुआ, टोटल उसका इनकम कितना हुआ, कितना पैसा उसने वहाँ पे अर्न किया। तो टोटल SP of both of the cloth materials, कितना उसने यहाँ पे सेल किया, कितने रुपीज़ का, 36,600। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल बी 3x:2x। यहाँ हमने क्या लिखा कि लेट द रेशियो ऑफ द शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल बी 3x:2x। अब ये हमने कैसे लिख दिया, तो देखिए हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है ना। यानी कि वो जितने बार शर्ट मटेरियल खरीदेगा उतने ही बार वो ट्राउज़र मटेरियल भी खरीदेगा, है ना। तो हमने यहाँ कितने बार उसने खरीदा ये तुमको पता नहीं था, कितने बार उसने शर्ट मटेरियल या ट्राउज़र मटेरियल खरीदा ये तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमें ये पता था कि जितने बार ये खरीदेगा उतने ही बार ये भी खरीदेगा, है ना। तो यहाँ हमने इसका रेशियो क्या लिख दिया, 3x:2x। यानी कि उसने शर्ट मटेरियल खरीदा 3x मीटर और ट्राउज़र मटेरियल खरीदा उसने 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर CP ऑफ शर्ट मटेरियल। तो CP कितना इसका हो जाएगा, 3x इंटू पर मीटर कॉस्ट कितना है इसका, 50 रुपीज़, दैट इज़ इक्वल टू RS 150x। यानी कि शर्ट मटेरियल का उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 150x आ गया। एंड CP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल का CP कितना हो जाएगा, इसका है यहाँ पे 2x मीटर इंटू 90, दैट इज़ इक्वल टू 180x। इतना रुपीज़ यहाँ पे इसका CP हो गया। किसका CP हो गया, CP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल यहाँ पे हो गया। तो शर्ट मटेरियल का CP आ गया 150x और ट्राउज़र मटेरियल का CP आ गया 180x रुपीज़ आ गया। नाउ ही सेल्स द, लिखा हुआ यहाँ पे, सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। द मटेरियल्स at 12% and 10% profit respectively। तो अब हमें ये पता है, उसका CP पता है और उसका गेन परसेंट पता है। तो जब CP और गेन परसेंट पता हो तो SP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CP इंटू 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, है ना। तो यहाँ पे SP ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू
इसका CP कितना है 150x इंटू 1 प्लस गेन परसेंट है 12% अपॉन 100, दिस इज इक्वल्स टू 150x इंटू, और इसको ऐड करेंगे तो 100 वन जा 100 प्लस 12, 112 अपॉन 100, 112 अपॉन 100, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 56 3 जा 100, ये आ जाएगा आपको 68x। ये हो गया SP ऑफ शॉर्ट मटेरियल। SP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल का SP अब निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा CP इसका कितना है, CP है 180x, CP इंटू 1 प्लस गेन परसेंट है यहाँ पे 10%, 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 180x इंटू 110 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, सो 18 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 198x। तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा इतना रुपीज़, है ना, इतना रुपीज़ किसका, शॉर्ट मटेरियल का, और 198x हो गया इतना रुपीज़ किसका हो गया सेलिंग प्राइस, ट्राउज़र मटेरियल का हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ these cloth materials is equals to, यहाँ हो गया आपका 168x और प्लस 198x, प्लस करेंगे 8 8 16 कैरी 1 9 6 15 और 116 कैरी 1 366x। तो हमारा यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉथ मटेरियल क्या आ गया, 366x आ गया। लेकिन यहाँ तो हमने लिखा हुआ है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ द क्लॉथ मटेरियल्स इक्वल टू RS 36,600 लिखा हुआ है हमने, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे एजम्पशन के हिसाब से, हमारे जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि यहाँ पे हमने x लेट कर लिया, उसको जो रेशियो उसको हमने 3x/2x लेट कर लिया, तो हमारे एजम्पशन के हिसाब से 366x यहाँ पे आना चाहिए टोटल सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे पहले से दे रखा है कि टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द क्रॉस मटेरियल्स इक्वल्स टू ₹36,600। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ गया है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ 366x इज इक्वल्स टू 36,600। दिस implies x is equals to 36600 अपॉन 366, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन में है तो यहाँ पे आया डिवाइड के साइन में चला गया, डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स में कट जाएगा, दिस इम्प्लाई x का वैल्यू हमारा आ गया 100। अब क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, तो कितना ट्राउज़र मटेरियल उसने बाई किया ये हमें बताना है। तो ट्राउज़र मटेरियल का रेशियो कितना है यहाँ पे 2x, x का वैल्यू हमें पहले से पता है ना, सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल Hassan bought is equals to 2x, that is 2 into 100, that is equal to 200 meters. This is our required answer. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर। हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड। हर्ड का मतलब झुंड, ये यूजुअली एनिमल के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो हर्ड ऑफ डियर यानी कि हिरण का झुंड है, इनमें से आधे, हाफ ऑफ हर्ड, तो इनमें से जो आधे हैं दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि एक बड़ा सा झुंड है हिरन का, उसमें से आधे जो हिरन हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो खेतों में घास खा रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो आधे तो घास खा रहे हैं, अब उनको सेपरेट कर दीजिए, उनको हटा दीजिए,
बाकी जो बच गए, है ना, क्या लिखा हुआ है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी अब जो बच गए उनमें से 3/4 क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर बाई, वो पास में ही खेल रहे हैं। और एट लास्ट द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी जो 9 डियर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं फ्रॉम द पॉन्ड। सो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करना है कि उस पूरे झुंड में टोटल कितने हिरन थे। ठीक है, आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डियर उस झुंड में कितना है, x है। तो अब देखिए x में से हाफ ऑफ अ हर्ड, आधे क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डियर हु आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हाफ ऑफ द हर्ड, तो हाफ ऑफ x, और हाफ ऑफ x का मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू एक्स, दैट इज x/2। तो x/2 डियर जो है वो क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कितने बच गए, है ना, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर इज इक्वल्स टू, टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे, टोटल में से जो भी यहाँ पे घास खा रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 2x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू x/2, है ना। 2 इंटू एक्स माइनस एक्स, तो x आ जाएगा अपॉन में 2। तो इतना डियर जो है वो ये हमारा रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर हो गया। कह रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग है हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर, इसका 3/4 क्या कर रहा है, दे आर प्लेइंग नियर बाई। तो फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डियर हु आर प्लेइंग नियर बाई इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग यहाँ पे आ गया x/2, है ना। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x/2, दैट इज इक्वल टू 3x/8। यानी कि इतने जो हैं, इतने नंबर ऑफ डियर ये क्या कर रहे हैं, 3x/8 ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर बाई। और यहाँ पे दिया हुआ है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, है ना। लिखेंगे नंबर ऑफ डियर हु आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड इज इक्वल्स टू 9। तो अब हमें ये पता है कि कितने वहाँ पे घास खा रहे थे फील्ड में, कितने खेल रहे थे और कितने पानी पी रहे थे। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डियर। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x/2 प्लस 2 प्लेइंग नियर बाई 3x/8 प्लस 9, इन सब को जोड़ करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डियर आ जाना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ डियर है कितना, x है ना। हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x, तो यहाँ पे x आ जाना चाहिए। दोबारा इसको समझिए, हमें क्या करना था कि यहाँ पे नंबर ऑफ डियर हु आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कितना आ गया x/2, है ना। फिर नंबर ऑफ डियर हु आर प्लेइंग नियर बाई, तो 3x/8, एंड नंबर ऑफ डियर हु आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड दैट इज इक्वल टू 9। तो इन तीनों को ऐड करने पर क्या आ गया, x आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 8। दिस इम्प्लाई 4 3 7x प्लस 72
और 8 यहाँ नीचे है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में आ जाएगा। दिस इम्प्लाई 7x में से 8x को माइनस करना होगा। 7x माइनस 8x इज इक्वल्स टू प्लस 72 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 72। दिस इम्प्लाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 72। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 72। और x हमने किसको माना हुआ था? टोटल नंबर ऑफ डियर को। हमें फाइंड आउट क्या करना था? टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो क्या लिखेंगे? सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डियर in the herd is equals to 72. This is our required answer. So thanks for watching my video। और जल्द ही मैं एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।